जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर है वो 22 फरवरी को लगा है। तो 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर लगा है। तो इसीलिए स्टूडेंट मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को स्टूडेंट हिंदी की कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े और आप लोग एक ही वीडियो में अपने 70 में 70 नंबर प्राप्त कर लो, है ना। देखो स्टूडेंट, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी को पढ़ना बंद कर दें। आप लोग हिंदी को बिल्कुल भी ना पढ़ें। सिर्फ आप लोग क्या करें, मेरी इस वीडियो को बार बार देखो, है ना स्टूडेंट। जब तक आप लोगों का पेपर ना हो जाए, जब तक आप लोग इसी वीडियो को देखते रहो, इसी वीडियो को आप लोग बार बार देखो जब तक आप लोगों का पेपर ना हो जाए। मेरी गारंटी है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 22 फरवरी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो स्टूडेंट 70 में नहीं तो स्टूडेंट मैं गारंटी ले रहा हूँ 70 में 65 नंबर आप लोग ऐसे ही ला दोगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, क्योंकि यहीं से ही स्टूडेंट आपका पूरा पेपर फंसने वाला है। तो स्टूडेंट आप लोग क्या करिए कि अब आप लोग हिंदी को पढ़ना बंद कर दीजिए। मेरी इस वीडियो को बार बार देखो जब तक पेपर ना हो जाए, जब तक इस वीडियो देखो और आपके स्टूडेंट 70 में 65 नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूँ, कहीं नहीं गए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी के सभी प्रश्नों को, और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलें। तो चलो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर होगा इस बार 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है 22 फरवरी को जब आप पेपर देने जाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि 20 प्रश्न जो होंगे, 20 प्रश्न जो होंगे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ क्या होगा, 20 प्रश्न जो होंगे आपके बहुविकल्पी होंगे, और हर प्रश्न जो होगा स्टूडेंट हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। मतलब कि स्टूडेंट 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम आपके 20 नंबर कंप्लीट करवाते हैं। देखो आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन परिचय हो गए, गद्य पद्य हो गया, सब कुछ मैं सॉल्व करवाऊंगा। गद्य भी सॉल्व करवाऊंगा, पद्यांश भी सॉल्व करवाऊंगा, है ना। सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, पूरा आपका सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा। देखो पहला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, सी ऑप्शन दिया है कमलेश्वर, डी ऑप्शन दिया है राजेंद्र यादव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है पेपर में, तो इसको जरूर तैयार करके जाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, तो मोहन राकेश को सही करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर मेरा दूसरा रहने वाला है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो देखो कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना है। नंबर ए ऑप्शन दिया संस्मरण, बी ऑप्शन दिया जीवनी, सी ऑप्शन दिया रेखा चित्र, डी ऑप्शन दिया आत्मकथा। तो कलम का सिपाही जो है ये जीवनी विधा की रचना हो जाएगी। तो कलम का सिपाही जो है जीवनी विधा की रचना हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 3 को देखो, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कलम का सिपाही, इस बार देखो रचना पूछ दी है कि कलम का सिपाही जो है किसकी रचना है, तो इसके लेखक का नाम बताना है। इस बार देखो लेखक का नाम पूछा गया। ए ऑप्शन दिया अमृत राय, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। तो कलम का सिपाही रचना के लेखक हो जाएंगे आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अमृत राय को सही करेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि ठूंठा आम रचना के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ठूंठा आम रचना के लेखक कौन हो जाएंगे, 4 ऑप्शन देख लो क्या क्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया है भगवत शरण उपाध्याय, बी ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र, सी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र। तो ठूंठा आम रचना के लेखक हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय, है ना। तो चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। देखो एक एक करके सभी के सभी प्रश्नों को मैं देखो मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है आप लोगों को 70 में 65 दिलाना, और आप लोगों की गारंटी है सभी के सभी प्रश्नों को याद करना, है ना। तो मैंने देखो अपना काम पूरा कर दिया। देखो मैंने अपना पूरा काम कर दिया। मैंने एक ही वीडियो में आपके 70 नंबर कंप्लीट मैंने बता दिए हैं। अब इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग पूरा जितने भी प्रश्न मैं बताऊं सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करें, याद करें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। तो आप लोग क्या करो, सभी के सभी प्रश्नों को नोट करो। पंचपात्र किस विधा की रचना है। तो पंचपात्र जो है ये निबंध किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना हो जाएगी। तो पंचपात्र जो है विधा निबंध की विधा हो जाएगी। इसको सही करेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 6 को देखो मेरी गारंटी है स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद
पूरा जो 70 नंबर जो आपको मिलेगा, पूरा 70 नंबर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। 70 नंबर इसी वीडियो में छिपे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि 70 नंबरों को निकालना है। पूरी वीडियो जब आप लोग पूरा का पूरा देखेंगे तो 70 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया 1953, बी ऑप्शन दिया 1943, सी ऑप्शन दिया 1935, डी ऑप्शन दिया 1919। तो तार सप्तक के संपादक का जो प्रकाशन वर्ष बताना है, तो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1943 में। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो, कह रहा है कि कामायनी, कामायनी क्या है? कामायनी एक रचना है। तो कामायनी एक रचना है, इसके लेखक का नाम पूछा गया है कि कामायनी के लेखक का नाम बताओ। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया तुलसीदास, सी ऑप्शन दिया राम नरेश त्रिपाठी, डी ऑप्शन दिया राम कुमार वर्मा। तो कामायनी देखो, इसका सीधा आंसर याद करो, इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। देखो, प्रश्न नंबर 8 जो है थोड़ा सा वैसा है। यहाँ पर पूछा गया कि रीतकाल की समयावधि बताना है। प्रश्न नंबर 8 देखो, रीतकाल। देखो, प्रश्न नंबर 8 को पहले लिख देते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। रीतकाल, रीतकाल की समयावधि, रीतकाल की समयावधि कितनी है? तो इस प्रश्न में इसका ये प्रश्न का मतलब है ना। तो अब देखो, ये देखो प्रश्न आपका सही है, तो इसको सही करेंगे कि रीतकाल की समय अवधि है। तो 4 ऑप्शन देखो क्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया सन 1600 से सन 1610 तक, बी ऑप्शन दिया सन 1800 से 1818 तक, सी ऑप्शन दिया सन 1643 से 1843 तक, और डी ऑप्शन दिया 1616 से 1632 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1643 से 1843 तक। तो देखो, ये प्रश्न नंबर आपका 8 था। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकायतन के कवि बताने, कि लोकायतन जो है, लोकायतन के कवि कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया निराला, बी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत। तो देखो, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि लोकायतन के कवि का नाम बताना है। तो लोकायतन के कवि हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन हो जाएंगे, इस बार हमसे पूछा गया कि अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो ये प्रश्न नंबर आपका जो रहने वाला है, प्रश्न नंबर देखो, ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन दिया तुलसीदास, सी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना बतानी है, कौन सी रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया रेणुका, बी ऑप्शन दिया परिजात, सी ऑप्शन दिया लहर, डी ऑप्शन दिया सामधेनी, है ना। तो इसका जो जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी लहर। लहर किसकी रचना? लहर एक जयशंकर प्रसाद की रचना है। और देखो, प्रश्न नंबर 12 के बारे में देखते हैं कि बिहारी की रचना है। देखो, इस बार बताने बिहारी, यहाँ पर देखो बिहारी का नाम देखो दिया है, देखो बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई जो है ये किसकी रचना हो जाएगी। तो बिहारी सतसई जो है ये बिहारी जी की रचना हो जाएगी, है ना। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। देखो, प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा समास होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होगा। इस बार अलंकार पूछा गया। ए ऑप्शन दिया उपमा अलंकार होगा, बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार होगा, सी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, डी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट करेंगे, उपमा अलंकार हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि रोला में कितने चरण होते हैं। तो रोला में कितने चरण होते हैं। ए ऑप्शन दिए 2 चरण होते हैं, बी ऑप्शन दिए 4 चरण होते हैं, सी ऑप्शन दिए 6 चरण होते हैं, डी ऑप्शन दिया 8 चरण होते हैं। तो रोला में अगर हम चरणों के बारे में बात करें तो रोला में 4 चरण होते हैं। और प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं कि अनादर। देखो, इस बार हमसे पूछा गया उपसर्ग। इस बार हमें बताना है उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया अनु उपसर्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया अनु, सी ऑप्शन दिया आ, और डी ऑप्शन दिया आ, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनादर में अन उपसर्ग होगा। और प्रश्न नंबर 16 के बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि चौराहा में कौन सा समास होगा। देखो, चौराहा में अगर किसी भी संख्या के आगे अगर संख्या आ जाए, अगर संख्या आ जाए तो वो मेरा द्विगु समास होता है, द्विगु समास कहते हैं। अगर कोई बात पहला अगर संख्यावाचक, देखो यहाँ पर देखो चौराहा में देखो चौ मतलब पहला संख्यावाचक आ रहा है, तो इसका द्विगु समास सही हो जाएगा।
कर्मधारय समास वो होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, और बहुब्री समास में अक्सर आप लोगों ने देखा हो देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो बहुब्री समासों में देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो देखो, मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, नंबर ए ऑप्शन दिए द्विज, बी ऑप्शन दिए मीन, सी ऑप्शन दिए रचना, डी ऑप्शन दिए मूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीन। मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? मीन मछली का पर्यायवाची शब्द है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 करें कि खीर का तत्सम रूप होगा। ए ऑप्शन दिया क्षीर, बी ऑप्शन दिया क्षीर, और डी सी ऑप्शन दिया छीड़, डी ऑप्शन दिया खीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षीर। देखो, ये वाला क्षीर है, ये वाला, ये वाला। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये वाला, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला। और बात करते हैं 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। तो सोरठा में कितने चरण होते हैं? ए ऑप्शन दिए 2 चरण होते हैं, बी ऑप्शन दिए 4 चरण होते हैं, सी ऑप्शन दिया 6 चरण होते हैं, डी ऑप्शन दिए 8 चरण होते हैं। तो अगर हम सोरठा में चरणों के बारे में बात करें तो सोरठा में हमेशा 4 चरण होते हैं। और प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव पूछा गया है ए। अब देखो, इसमें हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? ए ऑप्शन दिया हास्य, बी ऑप्शन दिया शोक, सी ऑप्शन दिया भय, और डी ऑप्शन दिया क्रोध, रौद्र। ये रौद्र लिखा है कि हास रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो हास रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास। हास को सही करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर आपको 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। अब हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे एक गद्यांश। गद्यांश सॉल्व करवाएंगे, वो भी किसका गद्यांश होगा? हिंदी का गद्यांश होगा, है ना। देखो, पूरी किताब जो है 70 नंबर वाली वीडियो होने वाली है। और पहले इसको पढ़ेंगे सही से, ध्यानपूर्वक पहले इसको सही से पढ़ेंगे। पहले इसको सही से आप लोग पढ़ लो और फिर इसको हम सॉल्व करवाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि गद्यांश को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाने वाले हैं। सब कुछ आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। देखो, ये जरूर आएगा, 2024 में जरूर आएगा, इसीलिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूँ। मैं इसको इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये जरूर आएगा। अब देखो, और आगे पढ़ेंगे कि इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत कर रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। वह नैतिक, अब और आगे पढ़ेंगे कि वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकते हैं और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकते हैं। देखो, ये गद्यांश दिया है और इस गद्यांश पर आधारित पेपर में हमसे 3 प्रश्न दिए जाएंगे, और 3 प्रश्न जो होंगे वो इस तरीके से दिए जाएंगे हमको, और हमसे कहा जाएगा, देखो इस तरीके से 3 प्रश्न दिए जाएंगे बोर्ड में, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से पहले आप लोगों से कहा जाएगा कि पाठ व लेखक का नाम लिखो। बी और प्रश्न नंबर बा है कि व्याख्या करो। सा है कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है 2 नंबर का आएगा, ये प्रश्न जो है 2 नंबर का आएगा, ये प्रश्न जो 2 नंबर का आएगा। टोटल मिलाकर जो है 6 नंबर का गद्यांश आपके पेपर में पूछा जाएगा इस बार। तो सबसे पहले देखो, इसको हम सॉल्व करवाते हैं। पहला है कि पाठ व लेखक का नाम पूछा गया, तो सबसे पहले इसका संदर्भ आप लोग लिखना स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहले इसका हम संदर्भ हल करवा देते हैं। देखो, इसका संदर्भ आप लोगों को इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत, पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है भारतीय संस्कृति, जो आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही करेंगे। तो इसी के साथ जो मेरा सेकंड हेडिंग है व्याख्या, इसका ऑप्शन है व्याख्या। तो इसकी व्याख्या देखो कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या भी हम लिख कर लाए हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ना समझ में आए तो हम आप लोगों को एक ट्रिक भी बताएंगे कि आप लोगों को व्याख्या कैसे लिखनी है। एक ट्रिक आप लोगों को लास्ट में बताएंगे। देखो, इसकी देखो व्याख्या पहले हल करनी है। देखो, इसको पहले से ऐसे पढ़ो कि आज का युग विज्ञान का युग है। आज का युग जो है वो किसका युग है? तो आज का युग जो है विज्ञान का युग है। फिर देखो, और आगे देखो बात करते हैं कि आज का युग जो है विज्ञान का युग है, और विज्ञान में मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है।
जो विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु कुछ अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान की विनाशकारी उपकरणों और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके दूसरे का सब कुछ हथियाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका वो लिखना है, व्याख्या करनी है। और अगर आप लोगों को व्याख्या नहीं करनी, अगर आप लोगों को अगर व्याख्या याद नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत उठा करके, यहाँ से बीच से थोड़ा बहुत आप लोग काट, यहाँ से थोड़ा बहुत लिख करके इतना आप लोग लिख दीजिए, है ना। तो उसका भी आप लोगों का काम चल जाएगा, उसके भी आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, है ना। या फिर कह सकते हैं कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। और इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे। सा का ऑप्शन है कि विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और उस दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसका जो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है इस तरीके से लिखेंगे। तो चलो बात करते हैं अगला। अब हम एक प्रश्न उठा रहे हैं पद्यांश से। ये देखो मैंने पद्यांश से उठाया है, तो पद्य से उठाया है। और इसको देखो कैसे, पहले इसको पढ़ेंगे सही से कि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता, जो माता जसुमती जी जो हैं, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। फिर देखो और आगे पढ़ेंगे कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। देखो अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करवाएंगे। पहले इस पर प्रश्न जो हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि पद्यांश का संदर्भ लिखो। बा ऑप्शन है कि व्याख्या करो। सा ऑप्शन है कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, मतलब कि वो श्री कृष्ण जो हैं ब्रज की कौन कौन सी बातें भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हमको व्याख्या करनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लिखना है इसका जो प्रश्न नंबर जो 3 जो प्रश्न नंबर इसके जो पहले 3 ऑप्शन देख लो। देखो पहले इसका लिखना है पाठ व लेखक का नाम। देखो ये नहीं रहने वाला है, इसके ये नहीं होगा। ये देखो कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो सबसे पहले पद्यांश का संदर्भ देख लो कैसे लिखा जाता है। पद्यांश का संदर्भ कि प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है, इतना लिख देना है। अब देखो इतना लिखने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, इसकी व्याख्या कर देंगे। देखो इसकी व्याख्या देखो कैसे करेंगे, इस तरीके से इसकी व्याख्या हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पद्यांश को पढ़ लिया होगा। देखो जो श्री कृष्ण जो हैं वो उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा कि मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते, है ना। तो ये श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं और मुझसे भुलाए भी नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाएं, जो वन वाटिकाएं मतलब बाग आग जो हैं जहाँ पर वो खेला करते थे, घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। तो वो उस तरीके से का सुख नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से वो ब्रज में सुख पा रहे थे। तो अब देखो और आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती, मतलब श्री कृष्ण जो हैं ब्रज की कौन कौन सी बातें भूल नहीं पा रहे हैं। तो उनको एक बार और देख लेते हैं, उन पर नजर एक बार फिर से डालते हैं। कि श्री कृष्ण को ब्रज की वन उपवन सघन कुंज की छाया, माखन रोटी, उनको माखन रोटी जो खिलाई जाती थी, गोपियां और ग्वाल बालों के साथ वो खेला भी करते थे, आदि बातें उनको याद आती हैं। देखो विस्मृत मतलब होता है याद आना। तो इस तरीके से आप लोगों का गद्य पद कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय के बारे में। आप लोगों को देखो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो कि जयशंकर प्रसाद जी का लिख कर लाए हैं और 2024 में जरूर आएगा। देखो इसका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ वो काशी में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक परिवार में और कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इस तरीके से लिखेंगे।
फिर और आगे बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। और बात करते हैं कि सुगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। जो देवी प्रसाद जी जो थे ये किसके नाम से प्रख्यात थे? तो ये सुगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। फिर देखो और बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने देखो फिर क्या किया। जयशंकर प्रसाद जी ने देखो इन्होंने घर पर ही संस्कृत हो गया, आपका फारसी हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया आदि की शिक्षा घर पर ही प्रारंभ की। तो इस तरीके से इन्होंने सब कुछ अपनी शिक्षा घर पर ही प्रारंभ की। लेकिन बाद में क्या होता है कि यहाँ पर देखो जब इनकी उम्र जब 12 वर्ष की होती है, जब जयशंकर प्रसाद जी जब 12 वर्ष के होते हैं तो 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो जाता है। फिर देखो इनका अधिकांश जो जीवन जो होता है वो काशी में बीता। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि 15 दिसंबर 1937 को जो टीबी बीमारी जो होती है, टीबी जो रोग होता है, टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत भी हो जाता है। फिर देखो इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं कि रचनाएं देखो इन्होंने कई नाटक, कई कहानी, कई उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। इनको पहले हम नाटक के बारे में बात करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट नाटक कौन से हो जाएंगे? अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी। और कहानी संग्रह के बारे में बात करते हैं, छाया, आकाशदीप और इंद्रजाल। और इनके उपन्यास देखो कंकाल, तितली। तो इस तरीके से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी समाप्त होता है। और बात करते हैं अब हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। देखो हम बात करते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में और आप लोगों को लिखाते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। देखो तुलसीदास जी के अगर जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था चित्रकूट में। तो चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था और जो राजापुर नामक गांव जो है, जो कि चित्रकूट में ही पड़ता है। तो चित्रकूट में पड़ता है राजापुर गांव, और राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था 1532 में। इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। अब देखो और आगे बात करते हैं कि तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी। तो आप लोगों से प्रश्न ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था और इनकी माता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे। फिर देखो और आगे बात करते हैं कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण, अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जब जन्म हुआ तो इनका जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। फिर देखो बात क्या होती है कि जब इनको त्याग दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्वामी नरहरिदास जो हैं, स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण भी किया था। और अब देखो तुलसीदास जी का विवाह कहाँ हुआ था? इनकी शादी हुई थी। देखो इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या जो थी रत्नावली, तो रत्नावली से इनका विवाह भी हुआ था। अब देखो बात करते हैं इनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ, मतलब कि इनकी जो इनका जीवन कहाँ कहाँ बीता। तो इनका जीवन देखो कहाँ कहाँ बीता। इनका जीवन काशी हो गया, आपका अयोध्या हो गया, चित्रकूट हो गया। तो इनका अधिक जीवन यहीं पर इनका व्यतीत हुआ। फिर इनकी मृत्यु हो जाती जो वाराणसी में जो 80 घाट है, वाराणसी में जो 80 घाट जो पड़ता है, और 80 घाट में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1623 में। तो इस तरीके से इनका देखो जीवन परिचय भी कंप्लीट होता है। इनकी कुछ रचनाएं देख लो, रामचरितमानस, दोहावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो आपके पेपर में ये प्रश्न जब आएगा तुलसीदास जी का जीवन परिचय तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। देखो अब हम बात करते हैं संस्कृत के इम्पोर्टेंट गद्यांश के बारे में। संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश देख लो, जरूर आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। पहला कि वाराणसी सुविख्याता डॉट डॉट करके दिया बहुप्रशंति, इसको तैयार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अगला देखते हैं कि इयम नगरी विविध धर्माणाम सर्वत्र स्पृहन्ते, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मैंने जो आपका वाराणसी चैप्टर है उस चैप्टर से मैंने उठाया, इन दोनों को चैप्टर में जाना देख लेना, ठीक है। अगला देखो अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला दृढ़ता चेती, इसको तैयार करो। और अगला है कि नागरिका बहुकालम यावत डॉट करके दतानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो और आगे बात करते हैं कि संस्कृत में पद्यांश देखो, संस्कृत में पद्यांश जो दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर है। ये दुख भाग भवेत। और देखो अगला है हतो व प्राप्स्यति स्वर्ग विगत ज्वरहा, इसको तैयार करो। अगला है कि मानम हित्वा प्रियो सुखी भवेत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीर क्षीर विवेक परिपालिस्यति, इसको तैयार करो। देखो ये देखो संस्कृत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं और ये जो है संस्कृत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं। अब आपके पेपर में क्या होगा कि ये संस्कृत पर आधारित प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे। देखो पहला प्रश्न है
इनके मैं आंसर भी लिख कर लाया हूँ कि वाराणसी कस्या नघा कूले स्थित। देखो इसका मतलब होता है कि जो वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है। तो वाराणसी कस्या नघा कूले स्थित, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा, तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। तो इस तरीके से आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। और बात करते हैं और आगे कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्ध। किमर्थम मतलब किस लिए, तो वाराणसी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। देखो इसका आंसर लिखो कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्ध। वाराणसी जो है ये दर्शन साहित्य धर्म और कला शिल्प के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर देखो और आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि वाराणसी कस्य केंद्रलम अस्ति। वाराणसी कस्य केंद्र स्थली अस्ति, वाराणसी जो किसकी केंद्र स्थली है। तो देखो बात करते हैं कि वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। फिर देखो प्रश्न नंबर 4 को देखो, वातात शीघ्रतरम किम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा मन वातात शीघ्रतरम अस्ति। फिर देखो प्रश्न नंबर 5 को देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सुवचनेन किम वर्धते। सुवचनेन किम वर्धते, तो इसका आंसर हो जाएगा सुवचनेन मैत्री वर्धते। और प्रश्न नंबर 6 को देखो क्या कह रहा है कि पदेन बिना किम दूर याति। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा पदेन बिना पत्रम दूर याति। ये देखो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। और बात करते हैं, अब हम बताते हैं आप लोगों को निबंध। देखो निबंध तैयार करो, निबंध जरूर आता है, 7 नंबर का निबंध आता है। पहला निबंध है कि जीवन में अनुशासन का महत्व, इसको तैयार करो। बेरोजगारी की समस्या, इसको तैयार करो। और विज्ञान के चमत्कार, इसको भी तैयार करो। अगला है कि भ्रष्टाचार की समस्या, इसको भी तैयार करो। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और जनसंख्या विस्फोट, इसको भी तैयार करो। और स्वदेश प्रेम राष्ट्र प्रेम, इसको तैयार करो। इसमें से एक आपको मिल जाएगा पेपर में। फिर देखो एक पत्र लेखन आएगा जो कि इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। और एक श्लोक आएगा और खंड काव्य आएगा। 3 नंबर का ये आएगा। और पत्र लेखन जो है 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। तो चलो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताएं। और आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं।